प्रायश्चित। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लोगों को शोर गली से सुनाई पड़ रहा था। एक बालक हाथ जोड़े हुए कह रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने चोरी नहीं की है। मगर कुछ जोशीले नहीं नहीं बदमाश प्रकृति के दो युवक उसे मारे जा रहे थे और 8 लोगों को मारने के लिए उकसा भी रहे थे। वे दोनों युवक अपने को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे थे, मगर ऐसा नहीं था। वे दोनों अपने पुराने झगड़े को लेकर उसे मार रहे थे। वे युवक एक बार उसके मोहल्ले में चंदा मांगने गए थे। इस बालक ने अपने पिता से पैसे नहीं देने दिए थे। पीटता हुआ बालक लक्ष्मीपुर मोहल्ले के भग्गल मोची का लड़का था। वह पास के मिडिल स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। अपनी माता पिता का इकलौता बेटा था। बड़ा ही होनहार और सुशील था। घर की आर्थिक स्थिति सही न होते पर भी भग्गल उसे पढ़ा लिखा कर एक नेक इंसान बनाना चाहता था। शिक्षा ही मनुष्य को समाज में सिर उठाकर चलने योग्य बनाती है। भग्गल जानता था कि वह कभी चोरी नहीं कर सकता। शोर सुनकर वह भी वहां पहुंच गया था। बेटे को इस दशा में देखकर उसके तो होश उड़ गए। काटो तो खून नहीं, भीड़ को चीरता हुआ बेटे के पास जा पहुंचा। बेटा तो अधमरी अवस्था में बेहोश हो गया देखकर। हमीर बाबू, हम गरीबों पर इतना जुल्म काहे ढा रहे हो? उसने कहा। आखिर हमारा भोलुआ से कौन सी गलती हो गया जो आप लोग इस मार मार के अधमरा कर दिए हो? ससुरे ने आज स्कूल से आते समय हमारी घड़ी की दुकान से घड़ी चुरा ली। जब पूछा तो कहने लगा कि हमने घड़ी चोरी नहीं की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। घड़ी लिए हुए भाग रहा था। चोरी का इल्जाम किस पर लगा रहा था मालूम है? बड़े तैश में हमीर बोला, किस पर लगा रहा था? भग्गल ने जानना चाहा। कह रहा था कि सुमित ने चुराया है। अपनी चोरी का इल्जाम उस पर मढ़ रहा था। उसको अपनी दुकान से चोरी करने की क्या ज़रूरत है? वह कह देता कि चाचा मुझे घड़ी चाहिए तो मैं उससे अच्छी बढ़िया घड़ी दे देता उसे। जैसे ही सुमित ने अपने चाचा को भोलुआ को डांटते हुए देखा, वह डर के मारे भागकर घर पहुंच गया। अब धीरे धीरे भोलुआ को होश आ रहा था। भीड़ भी अब वहां से खिसकती जा रही थी। अब केवल वहां भोलुआ और उसके पापा बच रहे थे। उसके सिर और हाथ पैर में जगह जगह चोट एवं घाव थे। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पापा ने उसे सहारा देकर उठाया। वे दोनों घर की ओर चल पड़े। भग्गल का मन कभी यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके भोलुआ ने चोरी की है। गरीबी में ईमानदारी की आवाज़ दबा दी जाती है। यदि गरीब आदमी उसे कितना भी सबूत देना चाहे तो डांट डपट कर या मार कर चुप कराने को बाध्य कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति भग्गल की थी कि उसे सुनने वाला कोई नहीं था। सुमित भी उसी मिडिल स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। अगले दिन वह स्कूल गया तो गुरुजी ने उसे बुलाकर पूछा, भोलुआ ने तुम्हारी दुकान से घड़ी क्यों चुराई थी? बालक सबसे झूठ बोल दे, लेकिन अपने गुरुजी से कैसे झूठ बोले? सुमित तो पहले कुछ हिचकियाँ लेकर फिर बोला, मैंने अपने चाचा से कई बार डिजिटल घड़ी के बारे में कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई घड़ी नहीं दी। हर बार कोई न कोई बहाना बना देते। शाम को स्कूल से लौटते समय दुकान से एक घड़ी निकाल ली और उसे भोलू को दे दी, जिससे कि चाचा को पता न चल सके। जब चाचा ने भोलू के हाथ में घड़ी देखी तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उसे वे मारने लगे। इस डर से कहीं वे मुझे न मारने लगे, मैं डर के भाग गया। उसके बाद तो वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। चाचा के अलावा दूसरे लोग भी उसे पीट रहे थे। गुरुजी ने पूछा, क्या बाद में भी तुमने ये बात अपने चाचा को नहीं बताई? जी नहीं, सुमित ने जवाब दिया। फिर तो भोलू के साथ बहुत अन्याय हुआ, गुरुजी ने कहा। जी गुरुजी, सुमित ने कहा। शाम हो चुकी थी। आज गुरुजी अपने घर न जाकर सीधे भोलू के घर गए। भोलू का हाल समाचार जानने के लिए। भग्गल तो गुरुजी को देखकर दुखी मन से बोला,
साहब, हम गरीब ज़रूर हैं, मेहनत करने वाले हैं। हम मेहनत की चोरी कर नहीं करते तो घड़ी की चोरी क्यों करेंगे? मुझे सब मालूम हो गया कि भोलू ने कोई चोरी नहीं की है, गुरुजी ने कहा। कैसे मालूम चला साहब? भग्गल बड़ी अधीरता के साथ बोला उठा। मुझे सब सुमित ने स्कूल में आज सब बता दिया, इसलिए तो मैं सीधे तुम्हारे पास चला आया। गुरुजी ने कहा, तो फिर चोरी किसने की थी? हमारे भुलुआ के हाथ में घड़ी कैसे आई? जिज्ञासावश भग्गल ने पूछा। सुमित ने घड़ी लेकर भोलू को दे दिया और जब हमीर ने देखा तो उसे लगा कि भोलू ने चुपके से घड़ी उठा ली, गुरुजी ने बताया। तभी सुमित और उसके चाचा भी वहां आ गए। वे अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। सुमित ने जब गुरुजी को देखा तो उसकी नजरें झुक गई। भग्गल, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में आज बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जो क्षमा के लायक तो नहीं, फिर भी आप जो सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो, हमीर ने कहा। आपको सज़ा मैं दूंगा, गुरुजी ने कहा। मुझे सब मंजूर है, हमीर ने प्रायश्चित के स्वर में कहा। भोलू और सुमित दोनों अभी बालक हैं। सुमित की वजह से भोलू को गलती का शिकार होना पड़ा। कल आप स्कूल में आकर बच्चों को बताओगे कि भोलू ने कोई चोरी नहीं की थी, गुरुजी ने कहा। ठीक है गुरुजी, आपका आदेश, सर माथे पर। अगले दिन प्रातःकालीन सभा शुरू हो चुकी थी। हमीर गुरुजी के कहे अनुसार वहां पहुंच गया। बीच में ही बच्चों को बिठाते हुए गुरुजी ने हमीर को बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित किया। हमीर पहले से ही तैयार था। प्यारे बच्चों, कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। भोलू के हाथ में घड़ी देखकर मैं उसे चोर समझकर उसे मारने और वह पूछने लगा। वह कुछ बता पाता कि कुछ लोग उसे बेतहाशा मारने लगे। मैं भी कुछ बचाव नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों से सुमित मुझसे डिजिटल घड़ी की मांग कर रहा था। मैं उसे देने को तो कह देता, परंतु घर जाते समय भूल जाता। आज सुमित जब दुकान पर आया, भीड़ की वजह से मैं उस स्थान पर नहीं दे पाया। उसने कब घड़ी उठाकर भोलू को दे दी, मैं देख नहीं पाया और समझ बैठा कि घड़ी भोलू ने चुराई। शाम को स्कूल से घर आने के बाद सुमित मुझसे लिपट कर रोने लगा। भोलू ने बहुत पूछने पर बताया कि घड़ी भोलू ने नहीं चुराई थी। मैंने पूछा, तो फिर घड़ी किसने चुराई? सुमित ने कहा, मैंने चुपके से लेकर भोलू को दे दिया था। वही भोलू के हाथ में घड़ी देखकर मुझे गलतफहमी हो गई थी। जब मैं उसे डांटना और मारना चाहा तो दूसरे कुछ दुष्ट लड़कों चोर चोर कहकर पकड़कर मारने लगे। भोलू कुछ बताना तो चाह रहा था, पर उसे मौका नहीं दिया। बच्चे, हमें बिना सोचे समझे तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं भोलू और उसके परिवार से माफ़ी मांगता हूँ। आज मैं अपनी भूल के प्रायश्चित के लिए भोलू को एक छोटी सी गिफ्ट देना चाहूँगा। भोलू जब मंच पर आया तो सुमित भी उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। हमीर ने सुमित और भोलू दोनों को एक एक घड़ी दिया। घड़ी पाकर दोनों खुश हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।